Hello, my dear UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you to the channel UPSC with Nitya Pandey. Today, in this session, we will be discussing the current affairs of economics from the Vision Workbook of March 2025. So, जिन लोगों ने इस वीडियो को पहले से देखा होगा, वो ऑलरेडी जानते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया है दैट इट इज रियली टफ टू कवर मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है। फिर एक चीज क्या होती है कि आप लोग कवर तो उसे कर लेते हैं बट देन यू फेस डिफिकल्टी इन रिवाइजिंग इट। सो मैंने इसके लिए आई वाज लुकिंग फॉर सर्टेन ऑल्टरनेटिव दैट व्हाट कैन बी गुड फॉर माय स्टूडेंट्स। So I while going through multiple resources, I found this vision workbook, which I found it is comparatively लेस बल्कि इन कंपैरिजन टू द विजन मैगजीन। ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये थोड़ा समराइज्ड वर्जन है विजन मैगजीन का, तो आप लोगों को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकते हैं, स्पेशली दी फ्रेशर्स। सो आई एम टीचिंग दिस विजन मैगजीन एंड दिस कैन बी एन ऑल्टरनेटिव फॉर करंट अफेयर्स, जो कि आप काफी आसानी से कवर कर सकते हैं। सो एक तो आप डेली करंट अफेयर्स कीजिए, ओके, जहां पर यू कैन वॉच माय एडिटोरियल और एनालिसिस, और एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू सी, आपको खुद से न्यूज़पेपर समझ आता है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। देन अनदर थिंग दैट वी हैव इज द मंथली करंट अफेयर्स। सो मंथली में आप ये मंथली वर्कबुक कवर कीजिए, जहां पर ऑलरेडी पॉलिटी और आईआर मैंने पढ़ा दिए। टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग द इकोनॉमी सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस वर्कबुक की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं। ओके। जनरली दिस विजन वर्कबुक इज अवेलेबल ऑन द विजन वेबसाइट, बट इफ यू डोंट वांट टू डू दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क, देन आई एम अपलोडिंग इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। एंड आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ रिसोर्सेज ड्राइव। मैंने एक रिसोर्सेज ड्राइव क्रिएट किया है, उसमें भी मैं आप लोगों के लिए इसको अपलोड कर दूंगी। रिसोर्सेज ड्राइव भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। द टेलीग्राम चैनल इज यूपीएससी विद नित्या पांडे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके। सो द फर्स्ट टॉपिक ओवर हेयर इज ऑफ लिक्विडिटी डेफिसिट। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? करेंसी। ठीक है। तो यहाँ पर बात चल रही है लिक्विडिटी डेफिसिट। क्यों बात चल रही है? क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि आरबीआई ने क्या कंडक्ट किया। आरबीआई ने एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन मतलब बैंक्स में पैसा डाला। ओके। तो पैसा डाला इन द बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि 15 साल, ओके, 15 सालों में पहली बार हमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी डेफिसिट देखने को मिला। तो अगर बैंक्स के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो लेंड नहीं कर पाएंगे। अगर वो लेंड नहीं कर पाएंगे तो कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए आरबीआई को ये एक स्टेप लेना पड़ा, जहां पर उसे बैंक्स में पैसा डालना पड़ा। इसने कैसे किया? एक तो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आरबीआई ने क्या किया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर ली। तो अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेगा तो बदले में वो पैसा देगा। परचेज करने का क्या मतलब होता है? जैसे सपोज करिए आप H&M के शोरूम में गए, आपने वहां से कपड़ा खरीदा। आपने कपड़ा खरीदा तो बदले में आपने पैसे दिए। तो ऐसे ही यहाँ पर आरबीआई ने सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की परचेज की और बदले में बैंक्स को मनी दे दिया। ठीक है। और दूसरा उसने क्या किया? एक INR बाय सेल स्वैप ऑक्शन। ओके। सो USD 10 बिलियन फॉर अ 36 मंथ टेनर। तो यहाँ पर उसने एक INR और डॉलर का स्वैप कर लिया बैंक के साथ, $10 बिलियन का फॉर 36 मंथ्स, दैट इज 3 इयर्स। अब ये बैंकिंग लिक्विडिटी होती क्या है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रिजर्व्स प्रोवाइडेड बाय अ सेंट्रल बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर इसका हम फॉर्मूला देखें, सो इट इज लाइक नेट बोरिंग अंडर दिस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी माइनस एक्सेस रिजर्व्स मेंटेन्ड बाय बैंक्स। तो ये बैंकिंग लिक्विडिटी का एक फॉर्मूला होता है, जिसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आरबीआई को कितना पैसा बैंक्स के अंदर डालना है। लिक्विडिटी डेफिसिट का मतलब क्या है? कि बैंक्स आरबीआई से बोरो कर रहे हैं, और लिक्विडिटी सरप्लस का मतलब है कि बैंक आरबीआई को लेंड कर रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव डिमांड, नेगेटिव सिस्टम है। नेगेटिव सिस्टम क्यों? दैट मीन्स कि ज्यादा लेंडिंग नहीं हो रही है हमारी कंट्री में। अगेन, अगर लेंडिंग नहीं हो रही तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है एंड डज नॉट लीड टू ग्रोथ। करेंसी इन सर्कुलेशन, अगर करेंसी इन सर्कुलेशन कम हो रहा है, ठीक है, मतलब बैंक के रिजर्व बढ़ रहे हैं और बैंकिंग लिक्विडिटी ज्यादा है। अगर करेंसी इन सर्कुलेशन ज्यादा है तो मतलब बैंक के पास कम पैसा है और बैंकिंग लिक्विडिटी कम है। करंट स्टेटस तो लिक्विडिटी डेफिसिट था ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन रुपीज का, जो कि 15 साल में अभी तक हमने देखा कि सबसे ज्यादा है। अब ये लिक्विडिटी डेफिसिट के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो टैक्स आउटफ्लोज। ओके। तो ऑलरेडी एडवांस टैक्सेस वगैरह देने पड़े, जिसकी वजह से बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम है। देन एक ये पेंशन सिस्टम में क्या कहते हैं, एक ट्रांजिशन आया है, जिसकी वजह से बैंक्स के पास लिमिटेड फंड्स है। फिर फॉरेक्स मार्केट, तो जो ये हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये सेल ऑफ कर रहे हैं। ओके। और
आरबीआई की डॉलर सेल भी हो रही है, जिसकी वजह से रुपए को स्टेबलाइज करना पड़ रहा है, एंड विच इज लीडिंग टू लिक्विडिटी डेफिसिट। फिर अभी फेस्टिवल्स वगैरह आए, तो क्या किया लोगों ने, बैंक से अपना पैसा निकाल लिया, तो बैंक के पास फिर से कम पैसा हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हायर बोरोइंग कॉस्ट फॉर बैंक्स। अब अगर बैंक के पास कम पैसा है, ठीक है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन होते हैं, मतलब रेपो रेट कट होता है, जिसकी वजह से जो लेंडिंग रेट वगैरह कम होते हैं वो भी ठीक से नहीं होते, फिर क्रेडिट ही ज्यादा नहीं है। ओके, देन प्रॉफिट भी नहीं होगा बैंक्स का, क्योंकि लेंड ही नहीं कर पा रहे, तो इंटरेस्ट रेट किस चीज पे मिलेगा। मार्केट वोलेटिलिटी भी होती है, क्योंकि पैसा ही नहीं है लेंड करने के लिए। अब इस केस में क्या क्या हो सकता है, एक तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो सकती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो सकते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, कैश रिजर्व रेशियो। तो इस तरह की कुछ चीजें कर सकता है बैंक। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन। सो ये एक इंसेंटिव स्कीम लेकर आए हैं, ठीक है, जहां पर हम भीम जो यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं उनको प्रमोट करना है। सो यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम अप्रूव की है, इंसेंटिव स्कीम फॉर लो वैल्यू भीम ट्रांजेक्शन। अब इसमें कवरेज कौन कौन से लोग कवर होंगे, सो यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन विद ₹1500 आउटले। इंसेंटिव मिलेगा 0.15% पर ट्रांजेक्शन फॉर स्मॉल मर्चेंट्स। इसका एम ऑब्वियसली भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन को प्रमोट करना है। 20,000 करोड़ ट्रांजेक्शन हमको अचीव करने हैं, और यूपीआई को एक्सपेंड करना है टीयर 3, और हर छोटे छोटे शहरों तक जो है यूपीआई पहुंच जाना चाहिए। अब ये भीम क्या होता है, इस सब में हमें ये भी पता हो चाहिए व्हाट इज भीम। तो भीम एक यूपीआई बेस्ड मोबाइल ऐप है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिससे कि कैशलेस पेमेंट होगा। जैसे कि एज यू ऑल मस्ट हैव सीन, कि आप कहीं पे जाते हैं, आप बोलते हैं तुरंत कुछ भी आप खरीदते स्कैनर देना, ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट है। इंस्टेंट ट्रांसफर्स हो जाते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, क्यूआर कोड्स एक्सेट्रा। अब नाउ वी शुड ऑल्सो नो, क्योंकि एनपीसीआई आया है, सो दिस लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी आपको होनी चाहिए कि अच्छा एनपीसीआई क्या है, भीम क्या होता है। और इट इज नॉट अबाउट रोट लर्निंग, यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है। आप इसके लिए जैसे कि यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड कि अच्छा ओके बेसिकली ऐसे वर्क करता है पूरा। अगर आपको और डाउट्स होते हैं तो स्पेशली बुक्स तवा जो है यूट्यूब चैनल, वो आपकी टॉपर शक्ति दुबे ने भी रिकमेंड किया है, तो अगर आपको कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम मैनेज करता है। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम मतलब किसने किसको पे किया, ठीक है, उसके पास पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सब ये देखता है। आरबीआई ने और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने इसको इनिशिएट किया था अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट। इसने काफी चीजें लॉन्च की, जैसे कि आपका रुपए कार्ड हो गया, ठीक है, आईएमपीएस एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ रिलायंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर बात चल रही है सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बार बार बोलते रहते हैं आत्मनिर्भर, तो सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंप्यूटर्स वगैरह में चिप्स लगती हैं, ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स होते हैं इसमें हमें आत्मनिर्भरता चाहिए। तो वाई इन न्यूज मीटी ने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम नोटिफाई की है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन हम डेवलप करेंगे अराउंड 4 सेगमेंट्स, 4 सेगमेंट्स के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन डेवलप करेंगे, जैसे कि डिजाइन, कंपोनेंट, असेंबली, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। फोकस यही रहेगा कि हम नॉन सेमीकंडक्टर कंपोनेंट जैसे कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। और जो मैन्युफैक्चरर्स इसको प्रोड्यूस करेंगे उनको हम इंसेंटिव भी देंगे, क्योंकि हम इसमें आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ग्लोबल वैल्यू चेन्स, इन सबके साथ इंटीग्रेट कर दिए, सेल्फ रिलायंट रहना है हमको। की स्ट्रैटेजीज हैं कि ग्लोबल और डोमेस्टिक सभी में हम सभी लोगों को अट्रैक्ट करें ताकि वो लोग आके इंडिया में बनाएं। फिजिकल इंसेंटिव्स इसके रहेंगे, जैसे कि अगर 6 इयर्स प्लस 1 ऑप्शनल जेस्टेशनल ईयर है तो आपको टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव मिलेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंसेंटिव आपको मिल सकता है, सपोर्ट फॉर इन्वेस्टमेंट्स विद इन 5 इयर्स। हाइब्रिड इंसेंटिव मतलब दोनों को कंबाइन करके, टर्नओवर लिंक्ड भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। बेस ईयर इस पर 2024-25, और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी बनाई जाएगी इसको डील करने के लिए। एलिजिबिलिटी ग्रीन फील्ड मतलब जो लोग नया करना चाह रहे हैं, और ब्राउन फील्ड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में भी आप करना चाह रहे हैं, दोनों में इंक्लूडेड है। अगर अभी हम बात करें इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, तो 4% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है हमारे पास। ठीक है, प्रोडक्शन 5 टाइम्स बढ़ गया टू 9 लाख करोड़ ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर 24 में। 99% जो स्मार्टफोन्स इंडिया में वो लोकली मेड है। ठीक है, इसमें से कुछ एक दो आप जैसे कि 4% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ, इस तरह का कुछ डेटा आप याद कर सकते हैं। डेटा जनरली आप ऐसे अगर स्कैटर्ड मैनर में याद करेंगे तो नहीं होगा, डेटा की पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए, तभी आपको वो याद होगा, स्पेशली ड्यूरिंग योर मेंस, क्योंकि वहीं पर हमें ज्यादा यूज करना होता है।
इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे? बेसिकली सबसे बड़ा ड्राइवर तो यही है कि कंजम्पशन होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। तो लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है, हर कोई फोन खरीदना चाह रहा है, एसी खरीदना चाह रहे हैं, फ्रिज खरीदना चाह रहे हैं, ओके। फिर हमारे पास स्किल्ड लो कॉस्ट लेबर है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी है, जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एक्सेट्रा। लेकिन हमारी काफी ज्यादा रिलायंस है दूसरे के देशों के कंपोनेंट्स पे, जिसमें हमको आत्मनिर्भर होना है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली स्कीम है इसके लिए, वी हैव टेकन अदर इनिशिएटिव्स एज वेल, जैसे कि इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है, फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है एक्सेट्रा। सबसे बड़ा सवाल आता है, किसी भी चीज के पीछे सबसे बड़ा सवाल होता है क्यों। आखिर क्यों हमें आत्मनिर्भर बनना है? ठीक है, चाइना से ले लेंगे, अमेरिका से ले लेंगे, दूसरे देश है तो वहां से इंपोर्ट कर लेते, क्यों बनना है आत्मनिर्भर आपको? तो फर्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटी। ओके, कई बार जैसे आपने न्यूज में देखा होगा, मे भी हो सकता है चाइना कुछ ऐसी चिप हमें बेच दे जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे आ जाए। तो इसलिए तो फॉरेन कंपोनेंट रिलायंस, डेटा ब्रीच, ये सब हो सकता है, तो नेशनल सिक्योरिटी। फिर हाई इंपोर्ट से क्या होगा? आपका इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, दैट इज वाई यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट। स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है इसमें। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, लाइक 46% ऑफ थाईलैंड्स मिनिमम वेज और 12 टाइम्स लार्जर वर्कफोर्स है हमारे पास। तो इसका हम इसको लोअर कॉस्ट पे हम इसको बना सकते हैं, तो हम उसका बेनिफिट क्यों नहीं उठाएं? सो मल्टीपल बेनिफिट्स है। जैसे जब भी आप कोई भी पॉइंट्स लिखने का सोच रहे हैं, उसको मल्टीपल डायमेंशन से सोचे कि इकोनॉमिक क्या हमें बेनिफिट हो सकता है, डिफेंस वाइज हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, ओके। चैलेंजेस क्या क्या होंगे? सो देखिए, चैलेंजेस जनरली यही होते हैं कि हाई कॉस्ट है, ठीक है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में, देन रेगुलेटरी हर्डल्स हो सकती हैं, इस तरह के कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स क्या होता है कि इधर से उधर सामान पहुंचाने के लिए, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है इंडिया में, ओके, जो कि शायद यूएस वगैरह में सिर्फ 8% है, इंडिया में 12% है। तो हमारे यहाँ सामान को इधर से उधर पहुंचाने में काफी ज्यादा कॉस्ट लग जाती है और ज्यादा टाइम भी लग जाता है। सो दैट इज एन इशू, जैसे कि $0.8 टू शिप अ स्मार्टफोन फ्रॉम चाइना वर्सेज $8 फ्रॉम इंडिया। सो दिस इज द कॉस्ट। फिर ग्लोबल ओलिगोपोली है कुछ कंट्रीज की, जैसे कि जापान, ताइवान, ये सब ज्यादा जाने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए। तो क्या हम उस टैबू को, उस बैरियर को ब्रेक कर पाएंगे? जैसे कि आप समझिए कि अगर आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बाय अ फोन, तो हमें पता है ऑलरेडी कुछ रिनोन ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल सैमसंग, एप्पल एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब कोई और ब्रांड अगर आने की कोशिश करी, तो क्या हम उसको तोड़ पाएंगे? जैसे कि अगर आम खाना है, तो हमें पता है कि हाँ, महाराष्ट्र के आम अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है भाई कोई और क्या कहते हैं स्टेट भी आम उगाने की कोशिश करे, कुछ करे, तो वो एक चीज होती है, क्या वो ब्रेक हो पाएगी? देन अंडर डेवलप्ड और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज है, लाइक जो इंडस्ट्रीज इनको सपोर्ट करती है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री, इन सबकी जरूरत होगी, बट वो भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, सबसे बड़ी बात तो हमारे पास इतने ज्यादा, जैसे कि गैलियम, जर्मेनियम एक्सेट्रा, तो जिसकी वजह से सप्लाई रिस्क है। फिर स्किल्ड वर्कफोर्स है बट इतनी ज्यादा भी नहीं है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जिन्हें हमें डील करना पड़ेगा। कंक्लूजन में वी कैन टेल कि नीति आयोग जो है वो बता रहे हैं कि आप इंसेंटिवाइज करो, रैशनलाइज करो टैरिफ्स, स्किल्स को एनहांस करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से इनेबल करें। जब भी आप कंक्लूजन लिख रहे हैं, अगर आप कुछ कमिटी कमीशन के रिकमेंडेशंस लिख रहे हैं, लाइक वेन एवर यू आर राइटिंग अ वे फॉरवर्ड को आई वुड से कि आप हमेशा सब्सटैंशिएट कीजिए, या तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, ठीक है, या फिर कमिटी कमीशन की रिकमेंडेशन के साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सेल्फ रिलायंस इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ आखिर ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है। तो क्या होता है कि बैंक्स हमेशा सिर्फ डेवलप्ड या बहुत बड़े बड़े लोगों को ही पैसा ना दे, ठीक है, छोटे छोटे लोग जैसे कि एग्रीकल्चरल फार्मर्स, ठीक है, इन सबको भी पैसा दे। इसलिए बैंक्स के ऊपर एक होता है कि उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी पड़ेगी डिफरेंट सेक्टर्स में। तो इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो आरबीआई ने अभी क्या किया है, इसकी नई गाइडलाइंस आ गई हैं, जो कि April 1, 2025 से इफेक्ट में है। सो ये गाइडलाइंस किसके अंडर इशू की गई है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, नाउ हाउ टू यूज दिस फैक्ट। जब भी आप कुछ भी पढ़े, हमेशा सोचे कि इसको यूज कैसे करेंगे, तो इसको कैसे यूज करेंगे? सो जैसे कि आपको एग्जाम में प्रेजेंस में आ सकता है क्वेश्चन दैट द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस हैव बीन इशूड अंडर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, ट्रू और फॉल्स। तो इस तरह से, ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है कि कौन से एक्ट के अंदर आई है, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। किस किस पर अप्लाई होगी? कमर्शियल बैंक्स पे भी अप्लाई होगी और कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी होगी, एक्सेप्ट सैलरी अर्नर्स बैंक। देन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है कि डेवलपमेंट सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है फॉर रिसीविंग क्रेडिट,
इसके लिए जैसे कि हमारे, अगर हम इसका इवोल्यूशन देखें तो 1969 में गाडगिल कमेटी ने लीड बैंक स्कीम बोली थी। ओके। फिर पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को फॉर्मलाइज किया गया 1972 में, जहां पर क्रेडिट इंश्योर किया गया। ओके। टू अदर सेक्टर्स ऑल्सो जहां पर एक्सेस नहीं था, फिर घोष कमेटी ने इसकी गाइडलाइंस रिवाइज की एक्सेट्रा। क्या क्या चीजें आती है प्रायोरिटी सेक्टर में? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस तरह की चीजें आती है बेसिकली। जिन सेक्टर्स पे लाइक क्रेडिट देना चाहिए, जिनको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, वो कुछ चीजें होती है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आती है। रिवाइज गाइडलाइंस क्या क्या है? एक तो लोन लिमिट एनहांस करती है, जैसे एजुकेशन में अप टू 25 लाख, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अप टू 8 करोड़ मिल सकता है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी लोन्स को भी एक्सपैंड कर दिया है, 35 करोड़ फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स और 10 लाख। इतना ज्यादा अंदर का डिटेल आपको याद नहीं रखना है, ऊपर ऊपर से आप याद रख सकते हैं कि लोन लिमिट्स बढ़ गए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी लोन्स को एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है। फिर पीएसएल टारगेट्स भी रिवाइज कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो पीएसएल टारगेट्स थे वो 40% थे, लेकिन अब इन्हें 60% कर दिया गया है। और वीकर सेक्शन कैटेगरी को एक्सपैंड कर दिया है टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रांसजेंडर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एक्सेट्रा। टारगेट्स और सब टारगेट्स भी है कुछ, जो कि इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इस टेबल को ऊपर से पढ़ सकते हैं। साथ में एडिशनल प्रोविजंस हैं, जैसे कि एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऑन लैंडिंग, इनको भी पीएसएल के अंदर रखा गया है। फिर को लैंडिंग भी पीएसएल एलिजिबिलिटी में आ गई है। सिक्योरिटाइजेशन नॉर्म्स को रिवाइज कर दिया गया है। देन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स ट्रेडिंग परमिट की गई है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई बैंक है, सपोज करो दो बैंक है, एक्सिस और आईसीआईसीआई। एक्सिस बैंक ने अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सरप्लस में मीट किया, बट आईसीआईसीआई ने नहीं कर पाए, तो ये यहाँ से अपना ट्रेड कर सकते हैं कि आप हमें दे दीजिए, आपकी लिमिट तो एक्सीड ही हो गई है। फिर इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, डायरेक्ट असाइनमेंट नॉर्म्स, इन सबको अपडेट किया है। रिसेंट रिफॉर्म्स और कौन से दूसरे रिफॉर्म्स है, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स लॉन्च किए गए थे, तो ये मैंने आपको बता दिया। बैंक शॉर्ट ऑफ पीएसएल टारगेट्स इनको परचेज कर सकते हैं, टाइप्स होते हैं इसके। फिर को लेंडिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे ड्राफ्ट फ्रेमवर्क को लेंडिंग अक्रॉस ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर ऑल लोन टाइप्स एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज 50 years ऑफ माइक्रो फाइनेंस। ओके। तो जो सेवा है, जो कि गुजरात में स्टार्ट हुआ था 1974 में एज अ कोऑपरेटिव बैंक, उसने अपने 50 साल कंप्लीट कर लिया है। अब ये माइक्रो फाइनेंस होता क्या है, जहाँ पर छोटे छोटे लोन्स दिए जाते हैं पुअर रूरल हाउस होल्ड्स को या स्मॉल एंटरप्राइजेस को, जैसे कि आपने सुना होगा लिज्जत पापड़। ओके। या सेवा जो है, ये लोन लेता है, छोटे छोटे ऑफर विमेन वगैरह को हेल्प करता है उनका अपने रूरल एंटरप्राइज वगैरह सेट करने में। सो सर्विसेज जैसे कि क्रेडिट, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एडवाइस एक्सेट्रा। इसको लाइक प्रपोज किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस, जो कि उन्होंने ग्रामीण बैंक ओपन किया था बांग्लादेश में, और वहां से ये आइडिया आता है। सो इवोल्यूशन अगर हम देखें माइक्रो फाइनेंस का, तो पहले तो ट्रेडिशनली था, जैसे कि पहले ये आपका था सेवा बैंक, रीजनल रूरल बैंक एक्सेट्रा। तो ये बैंक ऐसे विमेन वगैरह को छोटे छोटे लोन्स वगैरह दे रही हैं, ठीक है। उसके बाद उनको हेल्प कर रही हैं कि वो अपना बिजनेस कुछ सेटअप कर सके, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइस भी दे रही हैं। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जहाँ पे एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम आया। देन ट्रांसफॉर्मेशन एरा, फिर एनबीएफसीज आई। ओके। देन वी हैव लाइक करेंटली द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? ऑब्वियसली अगर छोटे छोटे लोगों को हम लोन्स दे रहे हैं, तो उससे क्या इंपॉर्टेंस होगी? पॉवर्टी कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, विमेन को अगर हेल्प कर रहे हैं तो विमेन एम्पावरमेंट होगा। फिर लाइक रूरल एरियाज में ये ओपन अप हो रहे हैं, तो और ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा और अल्टीमेट सोशल इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, छोटे कदम इनिशिएटिव जिसने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को रेनोवेट करने में हेल्प की। सो ओवरऑल हमारा ये सेक्टर भी इम्प्रूव हो गया।